नमस्कार प्यारे साथियों। आज से हमारा हिस्ट्री 360 का बैच आरंभ होने जा रहा है और एक्चुअली में हिस्ट्री 360 के माध्यम से हम इतिहास की उस यात्रा पे चलेंगे जिसके माध्यम से ना केवल आप इतिहास को समझ पाएंगे बल्कि आप ये भी देखेंगे कि इतिहास में परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। इतिहास वास्तव में बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक तरह से बोझिल सब्जेक्ट लगता है, निर्जीव सब्जेक्ट लगता है और उसके लगने की पीछे वजह यह है कि हम इतिहास को अक्सर किस रूप में देखते हैं? तथ्यों के रूप में देखते हैं, फैक्ट्स के रूप में देखते हैं कि बाबर का आक्रमण कब हुआ, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ, असहयोग आंदोलन की स्थिति को आरंभ हुआ। जब आप इतिहास को केवल तिथि, फैक्ट्स के माध्यम से देखते हो तो वो बिल्कुल निर्जीव लगता है। लेकिन क्या इतिहास निर्जीव है? नहीं, इतिहास बिल्कुल वैसे ही सजीव है जैसा कि आज हमारा वर्तमान जो है वो सजीव है। E.H. कार एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए। जब आप रिसर्च का पार्ट पढ़ेंगे, रिसर्च मेथोलॉजी को, तो आपको पता चलेगा कि E.H. कार इतिहास को क्या कहते हैं कि इतिहास को कहते हैं कि ये वर्तमान और अतीत के बीच में निरंतर संवाद है और इसी संवाद से जो है इतिहास का निर्माण होता है। तो जो हमारा भी उद्देश्य रहेगा हिस्ट्री 360 का, वो इतिहास को केवल एक तथ्य के रूप में समझने के लिए नहीं रहेगा, बल्कि उद्देश्य इस रूप में रहेगा कि आप इतिहास के तथ्य के साथ जो उसकी व्याख्या है, उसके पीछे की जो कहानी है उसको भी समझें। यदि आप उसकी कहानी और व्याख्या को समझ गए तो आपको कभी भी इतिहास को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आती है जब हम इतिहास के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, और कनेक्ट कब नहीं हो पाते? जब हम इतिहास को तथ्य के रूप में देखते हैं, फैक्ट्स के रूप में देखते हैं। तो हमारा पढ़ाने का तरीका और आपके समझने का तरीका इस बार बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो यही हमारी सोच भी है। अब बात करते हैं कि जब हम इतिहास को पढ़ना आरंभ करते हैं तो इतिहास को हम आरंभ कैसे करते हैं? इतिहास को हम आरंभ करते हैं एंशिएंट इंडिया से। एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं, फिर मिडाइवल इंडिया की तरफ आते हैं, फिर हम आ जाते हैं कहाँ पर? मॉडर्न इंडिया पर, आधुनिक भारत पर। और जब हम एंशिएंट इंडिया को आरंभ करते हैं तो एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले अधिकांश पुस्तकें आप देखेंगे उसमें इतिहास का आरंभ होता है इतिहास के स्रोतों के माध्यम से, अर्थात इतिहास बनता कैसे है। यही हर पुस्तक आपको बताने का प्रयास करती है कि इतिहास एक्चुअली में हमारे सामने आता कैसे है। क्या इतिहास कहानी होती है? क्या इतिहास तथ्य पर आधारित होता है? इस पहला जो चैप्टर होता है हर पुस्तक का, या हर शिक्षक जैसे पढ़ाता है तो इसी तरह से उसको आरंभ करता है। लेकिन जब हम इस दायरे में बंध जाते हैं कि आपको हम पहला जो चैप्टर है या पहला अध्याय है वो इस रूप में आपको पढ़ाऊं मैं कि आप ये देखिए कि पुरातात्विक साक्ष्य कैसे होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य होते हैं, लेकिन उस संदर्भ में आप इतिहास की मूल विषय वस्तु से कट जाते हैं। इतिहास के कॉन्सेप्ट, इतिहास के ऐसे कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इजी नज़र आते हैं, बहुत ही हमें साधारण नज़र आते हैं, लेकिन हम उनको जब पढ़ते हैं तो हमको बहुत परेशानी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि कभी भी उनको हम ना तो देखते हैं, ना पुस्तकों में उसको समझाया जाता है, ना कोई हमें टीचर उसको समझाता है। जैसे कि जिस विषय को एक्चुअली में आप पढ़ने जा रहे हो, हिस्ट्री को आप पढ़ने जा रहे हो, और मैं आपसे पूछूं कि इतिहास क्या है, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हो, यदि मैं आपसे पूछूं कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, आप क्या जवाब दोगे? अतीत का अध्ययन। तो क्या अतीत का सारा ही अध्ययन किया जाएगा? क्या आपके पिताजी और मेरे पिताजी का अध्ययन किया जाएगा क्या? या आपके गांव और मेरे गांव का अध्ययन किया जाएगा क्या? तो अतीत का अध्ययन तो इसकी सही परिभाषा नहीं हुई ना। ये प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली हमारा जो 360 का उद्देश्य है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की सबसे बड़ी और सबसे लास्ट हर्डल होती है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे इसी तरह से पूछा जाता है, इतिहास क्या है? आपने पूरा ही पढ़ लिया, बाबर वाबर पढ़ के पहुंच गए और बेसिक क्वेश्चन डाल दिया, इतिहास क्या है बताइए। वहां फिर फेल हो जाता है आदमी। अगर मैं आपसे पूछ लूं
कि 16वीं शताब्दी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, तो क्या बताएंगे आप? बताइए। खत्म, शाबाश, बहुत ही अच्छे। अब मैं ये पूछूं, हाँ बिल्कुल सही बताया है, चाहे गलत बताया आपने मन से तो हो सकता है कैसे, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट बताया है। ये कॉन्सेप्ट होते हैं। इसी प्रकार है जब हम बीसी और एडी का यूज करते हैं तो उससे क्या आशय है? हम आजकल बीसी और एडी की जगह बीसीई और सीई का यूज करने लग गए हैं, उससे क्या मतलब है? और इतिहास में एक और चीज आती है बीपी, वो क्या चीज है? तो बेसिकली हम जो शब्दावली बार बार इतिहास में आपको शुरू से लेकर आखिरी तक सुनने को मिलेगी। मैं कभी कहूंगा 18वीं शताब्दी में विवाद हो गया, अब आप दिमाग नहीं घुमाएंगे कि 18वीं शताब्दी में सर क्या कहने का मतलब है। आपको पता हो जाएगा कि 1 जनवरी 1701 से 31 दिसंबर 1800 तक का सारा इतिहास जो है वो 18वीं शताब्दी है। जब मैं कहूंगा कि 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक भारत के अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आ रहा था, तो आप सीधा समझ जाएंगे कि सर बात कर रहे हैं 1911 से 1920 के बारे में। आपको कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहूं कि 1920 का दशक, 1920 के दशक का क्या मतलब होगा? 1921 से लेकर 1 जनवरी 1921 से लेकर 31 दिसंबर 1930 तक। शब्दों में बहुत फेर होता है 10 साल का। एक तरफ मैं कह रहा हूं 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक, दूसरा तरफ मैं कह रहा हूं 20वीं शताब्दी के द्वितीय शतक, 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक की घटना। दोनों में आधारभूत अंतर हो गया। तो हमारे जो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हिस्ट्री के, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बीसी कब यूज हो रहा है, एडी कब यूज हो रहा है, बीसी और जो एडी है उसके स्थान पर बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा का क्यों यूज होने लग गया, तो हम इतिहास नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारी क्लास इस बात से स्टार्ट होगी कि इतिहास क्या है। एक्चुअली में ये जो पार्ट है ये हिस्ट्री का सबसे लास्ट पार्ट है, जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर में पढ़ेंगे हमारे हिस्टोग्राफी के अंदर। लेकिन बड़ी बात यह है कि सबसे पहले इसी को समझाना चाहिए 2-4 चीज़ों को, उसके बाद फिर एंशिएंट इंडिया शुरू करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम हिस्टोग्राफी का पेपर पढ़ेंगे तो सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ये तब आएगा जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा। इसलिए पहले जब तक इसको नहीं समझेंगे, इतिहास में हमेशा हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 क्लास में जब ये पूरी ही चीज क्लियर हो जाएंगी तो आगे से ना आपको समझने में दिक्कत आएगी, ना मुझे बोलते वक्त ये सोचना पड़ेगा कि यार बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, स्टूडेंट समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा। ये जब मैं 19वीं शताब्दी का विवाद कह रहा हूं तो आप तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि पहले दिन ही क्लियर कर दिया। समझ रहे हो? तो आज हम ये देखते हैं कि आपने क्या कहा कि सर इतिहास जो है वो अतीत का अध्ययन है। अब मैं कुछ एक दूसरी परिभाषा लिखता हूं जो मैंने इजाद करी है। अब वो क्या परिभाषा है? इतिहास क्या है? इतिहास अतीत की, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी व्याख्या के अंदर, किसी भी चीज के अंदर। इतिहास अतीत की महत्वपूर्ण एवं इतिहास अतीत की महत्वपूर्ण एवं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का आलोचनात्मक वर्णन है। दो महत्वपूर्ण शब्द आ रहे हैं इसमें, आप अगर पकड़ने की कोशिश करो तो। एक शब्द आ रहा है महत्वपूर्ण घटनाएं, एक शब्द आ रहा है आलोचनात्मक वर्णन। लेकिन एक और शब्द है, यदि वो जुड़ जाए तो इतिहास की ये परिभाषा एक्यूरेट हो जाएगी। वो क्या शब्द है? इतिहास की महत्वपूर्ण
एवं कौन सी घटना? वास्तविक घटना। तीन महत्वपूर्ण शब्द आ गए हमारे सामने। कौन कौन से शब्द आ गए? महत्वपूर्ण, वास्तविक और आलोचनात्मक। जो आपने परिभाषा दी वो क्या बताई कि सर इतिहास जो है अतीत का वर्णन है। तो मैंने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि इतिहास में हम आपके फादर या मेरे फादर, आपके दादाजी या मेरे दादाजी का अध्ययन करते हैं क्या? कोई नहीं कर रहा। फिर इतिहास कैसे स्पेसिफिक हो जाता है? महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करेगा। हर किसी घटना का अध्ययन करना इतिहास का तात्पर्य ही नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। इतिहास में अब तक लाखों करोड़ों लोग मर गए, है ना? क्या उनका सभी का इतिहास लिखा गया? नहीं लिखा गया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। क्या घटना हुई? कि भगवान बुद्ध जा रहे थे और वो 4 प्रसिद्ध दृश्य देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, है ना? एक चिता को देखते हैं, एक बूढ़े आदमी को देखते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं। चिता जा रही है। उस चिता को यदि बुद्ध नहीं देखते तो उस चिता का कोई महत्व नहीं था। मतलब लाश को नहीं देखते तो कोई महत्व नहीं था, लेकिन उसका महत्व हो गया। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने उसको देख लिया। बुद्ध ने उस घटना को देखा और उसने बुद्ध को ही अंदर से बदल दिया। बुद्ध ने कहा यह तो सब मिथ्या है जीवन, और वास्तविक जीवन तो इस पागल सन्यासी का है जो मस्त है, जिसको कोई मतलब नहीं है दुनिया और संसार से। उन्होंने गृह त्याग कर दिया। एक हजारों चिताएं जली हैं, हजारों लाशें गई हैं, लेकिन एक लाश ऐसी थी जिसने बुद्ध को बदल दिया। हो गई ना महत्वपूर्ण घटना। बहुत सारी जो साधारण घटनाएं लगती हैं उनमें से कोई एक घटना ऐसी होती है जो इतिहास पर प्रभाव डाल देती है, अर्थात आम लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। बुद्ध को भी हम नहीं जानते, भले ही बुद्ध सन्यास ले लेते, लेकिन बुद्ध को क्यों जान गए? क्योंकि बुद्ध ने हमेशा ही भारत का इतिहास बदल दिया। बौद्ध धर्म आ गया, वैदिक धर्म को चुनौती दे दी, और उसके बाद बौद्ध संघ प्रणाली शुरू हुई। और फिर बुद्ध धर्म ने न केवल भारत के सांस्कृतिक इतिहास को, धार्मिक इतिहास को, बल्कि समूची दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के इतिहास को बदल दिया। कहाँ से घटना शुरू हुई है? एक चिता से शुरू हुई है। चिता ने व्यक्ति को प्रभावित किया, व्यक्ति ने धर्म की स्थापना की, धर्म ने समाज, राष्ट्र और कला को बदल दिया। एक घटना, महत्वपूर्ण घटना, है ना? तो ऐसे है, ये ऐसे महत्वपूर्ण, हर घटना इतिहास का कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है वास्तविक घटना। भाई वास्तविक से क्या मतलब है हमारा? जब हम कह रहे हैं कि वास्तविक घटना है, आप रामायण पढ़ते हैं, रामायण में आप पढ़ते हैं क्या कि लंका किसकी बनी हुई थी? सोने की लंका थी। सोने की लंका। ये सोने की लंका रामायण में ये वास्तविकता या मिथक है? वास्तविकता है। अच्छा चलिए ठीक है, आप मानती हैं कि लंका जो थी वास्तव में सोने की बनी थी। अब मैं आपसे यह पूछ लूं कि रामायण और लंका का काल क्या है इतिहास में? आप बताइए मुझे कि इतिहास के किस कालखंड में, किस स्पेसिफिक पीरियड में आप रामायण के घटना चक्र को बता सकते हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व? कब? जिस घटनाक्रम का साक्ष्य पुष्टि नहीं करते। जब लंका, जब अनुराधापुर और सारी खुदाइयां हुई हैं लंका में, मतलब श्रीलंका में, तो कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि सोने की लंका बन जाए, है ना? तो क्या है? ये मिथक है। इसीलिए इतिहास पृथक हो जाता है। किससे? काव्य से। रामायण और महाभारत क्या है? काव्य हैं, इतिहास नहीं है। इतिहास और काव्य में यही अंतर है। काव्य में कविता कुछ भी कह सकता है, वहां तो पुष्पक विमान जा रहा है ना, ऐसा विमान जो अपने आप उड़ रहा है, और वास्तव में विमान तो 20वीं शताब्दी की घटना है। तो क्या मान सकते हैं कि पुष्पक विमान था?
काव्य मिथकीय होते हैं, एपिक्स होते हैं। जब उसको इतिहासकार तथ्य की कसौटी पर कसता है, जब पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य तो कह रहा है पुष्पक विमान था और सोने की लंका थी, लेकिन क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसका पुष्टि कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा इतना बड़ा शहर 1 किलोमीटर सोने से बनाया जा सकता है क्या? क्या उस वक्त सोने के उत्खनन की विधि थी क्या 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में? और सोना था क्या? इतना बन सकता था कि श्रीलंका में सोना था क्या? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो देखते हैं ना कि वहां सोने ज्यादा मिल रहा था, भाई खाने तो हमेशा रहती हैं, या तांबा बन रहा था। तो ये क्या हो जाता है? ये मिथक हो जाता है, जिसकी पुष्टि इतिहास नहीं कर रहा। यही इतिहास किससे अलग हो जाता है? काव्यों से। अदरवाइज तो हम तो महाकाव्य जो रामायण और महाभारत है उसी को इतिहास का स्रोत बना लें, उसी के इतिहास आधार पर इतिहास लिख दें। और आपको आश्चर्य होगा कि एक दौर में हमारी इतिहास की पुस्तकों के अंतर्गत महाकाव्य युग आता था, लेकिन फिर ये बात उठने लगी कि आप यदि महाकाव्य युग को रख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको इतिहास के कालक्रम में कहाँ रखेंगे आप? भाई मौर्य युग का समय निर्धारित है 323 ईसा पूर्व का, शुंग और कंडवों का निर्धारित है, वैदिक युग का निर्धारित है, लेकिन रामायण के युग को आप कहाँ निर्धारित करेंगे? तो धीरे धीरे उस महाकाव्य युग को इतिहास के चैप्टर से हटा दिया और कहाँ चला गया? वो हिंदी साहित्य में। वो साहित्य का विषय है, इतिहास का विषय नहीं है। तो कैसी घटनाओं का वर्णन करता है? वास्तविक घटनाओं का। और वास्तविक घटनाएं कैसे जांचते हैं हम किसी की घटना वास्तविक है या नहीं है? कैसे बताते हैं? साक्ष्यों के आधार पर। साक्ष्य कैसे होते हैं? पुरातात्विक और साहित्यिक। और जब साहित्यिक साक्ष्य को सिद्ध कर दे पुरातात्विक साक्ष्य, तब वो बन जाता है फैक्ट। लेकिन नहीं हो रहा तो ये मिथक है, सोने की लंका। हमें से साहित्य में तो खूब बोलेंगे, लेकिन इतिहास में इसका कोई मायने नहीं है। तो हमें क्या अलग करना है? हम जब इतिहास को पढ़ रहे हैं तो महत्वपूर्ण और वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करना है। अब बात आती है आलोचनात्मक वर्णन, सबसे इंपॉर्टेंट। यह आलोचनात्मक वर्णन कौन करता है? इतिहासकार। कौन करता है? इतिहासकार। यदि आप अकबर का इतिहास पढ़ेंगे, अकबर के बारे में जानेंगे, तो अकबर के बारे में आपको 2 तरह की विचारधाराएं मिलेंगी उसके समकालीन में ही। एक तरफ अबुल फजल है। अबुल फजल उसको इंसान कामिल की उपाधि देता है कि यार न्यायप्रिय पुरुष था, उसमें खूबियों का भंडार था, उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन अकबर तो निरक्षर था। अकबर तो है तो चित्तौड़ के आक्रमण के समय हजारों लोगों को काट के उसको गले की मीनार बना देता है। दूसरी तरफ बदायूनी है, जिसको बादशाह अकबर में दुनिया जहां की सारी बुराइयां नजर आती थी। वो कहता था इस बादशाह के समय में तो इस्लाम का बंटाधार हो गया है, ये तो सारे वो काम कर रहा है जो इस्लाम के विरुद्ध है। इतिहासकार क्या कहता है? जब अकबर का इतिहास लिखेगा तो आलोचनात्मक दृष्टि अपनाएगा। एक तरफ वो अबुल फजल की अकबरनामा लेगा, एक तरफ अब्दुल कादिर बदायूनी की मुंतखाब तारीख, उन दोनों को मिलाएगा। जब आपस में दोनों को टच करता है इतिहासकार न्यायाधीश की तरह से, तब वो वास्तविक तथ्य पे निकलता है। जैसे न्यायाधीश के सामने जब कोई मामला पेश होता है तो उसके सामने पक्ष और विपक्ष में एविडेंस आते हैं ना, वो बैठता है, हाँ भाई ये क्या है, ठीक है, वो पक्ष में विपक्ष, तब वो निर्णय देता है। इतिहासकार भी क्या है? न्यायाधीश जैसा है। वो दोनों तरफ की बातें देखेगा, दोनों साहित्यिक साक्ष्यों को पूरा, फिर वो मिलाएगा और फिर वो एक कंक्लूजन पे निकलेगा। तो इतिहास क्या हो गया? महत्वपूर्ण, वास्तविक और घटनाओं का आलोचनात्मक वर्णन है। ऐसा ही इतिहास नहीं बन जाता। आपकी पाठ्य पुस्तक ऐसे ही नहीं बन जाती, बहुत गहन शोध होता है, तभी तो ये साहित्य की पुस्तकों से अलग हैं बिल्कुल। तो आपकी समझ में आ गया कि इतिहास का वास्तविक मतलब क्या है? ये है इतिहास का वास्तविक मतलब। अब हम ये देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि भाई इतिहास तो ये चीज है, इतिहास को हम इस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन यहीं पर एक और चीज आ जाती है कि हम जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, वास्तव में ये इतिहास आया कहां से?
इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर का जब पेपर दिया तो एक क्वेश्चन आया था, वो भी आपको मैं पूछूंगा तब आप बताइएगा। इतिहास का शब्द कहाँ से निकला? अभी तो हमने इतिहास के बारे में समझा कि इतिहास का आशय क्या है। अब आ रही है कि इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो इतिहास के संदर्भ में दो चीजें आपके सामने देखने को मिलेंगी। पहली बात, संस्कृत में क्या कहा गया है, जो इसका संधि विच्छेद होता है, इति है प्लस क्या है, आस। इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। इतिहास का जो मतलब संस्कृत और हिंदी में निकल कर आया वो क्या हुआ था? निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। ये तो बात हो गई हिस्ट्री के समानांतर इतिहास शब्द की, लेकिन अब थोड़ा सा टफ चीज आ रही है। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री शब्द की। हिस्ट्री क्या है? आप बताएंगे मुझे? हिस्ट्री शब्द क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, हिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? ऑप्शन थे लैटिन, यूनानी, फ्रेंच या अंग्रेजी। क्या होगा बताइए? मूल उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो मूल उत्पत्ति हुई थी वो किससे हुई थी? यूनानी भाषा से। क्योंकि आधुनिक इतिहास का आरंभ, लेखन कला का आरंभ, हम ऐसा सभी मानते हैं कि उसकी उत्पत्ति यूनान से हुई थी। और यूनान में जो हिस्ट्री शब्द है उससे रिलेटेड दो शब्द आते हैं। एक तो आता है हिस्टोरिया, और दूसरा शब्द आता है हिस्टोरे। इसका मतलब है जांच पड़ताल करना, और इसका मतलब है जांच करने वाला व्यक्ति या न्यायाधीश। क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर यूनानी के शब्द थे, इनसे बनाता हिस्ट्री। बाद में ये फ्रेंच में कन्वर्ट हुआ और फ्रेंच फिर इंग्लिश में जाके हिस्ट्री के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो ये हिस्ट्री की एक बेसिक नॉलेज है कि हिस्ट्री से क्या आशय है और हिस्ट्री का तात्पर्य क्या है। लेकिन दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। वैसे तो जब मैं रिसर्च का पेपर आपको पढ़ाऊंगा फिर ये बहुत डेप्थ में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से ये सबसे छोटा पार्ट है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेकिन सबसे टफेस्ट पार्ट है और सबसे ज़्यादा मनोरंजक भी है। ये दुधारी तलवार है एक्चुअली में, क्योंकि इसको समझना और समझाना दोनों बड़ी बात है। क्योंकि इसका जो मतलब है ना वो एक्चुअली में दर्शन और पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा है। ये हिस्ट्री का टॉपिक कम है, ये दर्शन और पॉलिटी का टॉपिक ज़्यादा है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना इसके अंदर तो पूरे पॉलिटी के टॉपिक चलेंगे जब तक कि हिस्टोग्राफी शुरू नहीं होगी। जब लास्ट पार्ट पढ़ेंगे तो उसके दो पार्ट, इतिहास दर्शन एक और हिस्टोग्राफी अलग है। ये सारी चीज़ें इतिहास दर्शन से रिलेटेड हैं, लेकिन इसमें मज़ा बहुत, क्योंकि इसमें विचार चलते हैं। तथ्य कम है, समझ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक परिभाषा तो मेरी देख ली जो मैंने बनाई थी, जिससे आपने इतिहास को समझ लिया कि वास्तव में इतिहास क्या है। ठीक है, अब हम कुछ हिस्टोरियंस देखते हैं कि उन्होंने इतिहास को कैसे परिभाषित किया। ठीक है, तीन महत्वपूर्ण हिस्टोरियंस को देखते हैं। उसके माध्यम से आप समझोगे कि क्यों इतिहास को इतना
टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन है बहुत इजी। यदि उसको समझ लो तो इजी बहुत है, और समझ में नहीं आया तो टफ बहुत है, कि इसमें एक ही बात को अलग एक एक व्यक्ति अलग अलग ढंग से कहता है। अब हम यदि इतिहास की व्याख्या के लिए उस व्यक्ति को कोट करें जिसने कि एक्चुअल में, जिसको कि एक्चुअल में इतिहास का जनक कहा जाता है, वो कौन व्यक्ति था? हेरोडोट्स। 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 हेरोडोट्स किस तरह से इतिहास को देखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है इतिहास के विषय में, कि इतिहास क्या है उसके हिसाब से? वो कहता है इतिहास अतीत की उन घटनाओं का वर्णन है जिसका संबंध किससे है? मनुष्य से। देखिए, बात कर रहे हैं हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता क्यों माना जाता है? क्यों हम कहते हैं कि हेरोडोटस इतिहास का पिता था? उसकी पिता होने की बात, हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री होने की बात इस परिभाषा में छिपी हुई है। हेरोडोटस से पहले जो इतिहास एक तरह से लिखा जाता था, वो पूरा कल्पित कथाओं के रूप में जाना जाता था। जैसे युद्धों के पराजय और जीत को देवताओं के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता था। यूनानी देवता कौन से? देवता पोसाइडन, देवता अपोलो। युद्ध में जीत हो गई तो अपोलो का आशीर्वाद था, युद्ध में हार गए अपोलो साथ नहीं था। अर्थात मनुष्य का कोई महत्व नहीं है, सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, वर्षा होगी तो कौन करेगा वैदिक काल में? इंद्र करेगा साहब, इंद्र से सब प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि वर्षा इंद्र करा देता है क्या? वर्षा तो मानसून से होती है, जब निम्न दाब का केंद्र बनता है, यहाँ पर गर्मी पड़ती है, वहाँ से नमी की हवाएं आती हैं, वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ कब आता है? जब भूमध्य सागर से पवनें उठती हैं आद, और हमारे यहाँ बरसाती हैं। लेकिन क्या है, जो माइथोलॉजी है उसमें जो प्राकृतिक शक्तियां, उन्हीं को देवताओं का नाम दे दिया गया। जब हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो देखेंगे, इसको हितोनिज्म बोलते हैं। यही चीज कहाँ थी? यूनान में थी। वो भी क्या कहते थे? जो भी घटना हो गई सब ईश्वर कर रहा है। अरे भाई, ईश्वर होता तो एक होता ना। यूनान में तो अपोलो है, पोसाइडन है, वीनस है। भारत में कौन है? इंद्रदेव हैं, बृहस्पति देव हैं, सोम देवता हैं। तो क्या देवताओं ने अपना अलग अलग इलाका बांट लिया है क्या? क्या यूनान में यार तुम करो और भाई इंडिया में तो हम देख लेंगे? ये हर जगह की। लेकिन इस बात को किसने सबसे पहले समझा? हेरोडोट्स ने। उसने कहा कि इतिहास का उद्देश्य उन घटनाओं का वर्णन करना है जिनका संबंध मनुष्य से है। उन घटनाओं को आदमी के मस्तिष्क से ओझिल होने से रोक देना है जिनका संबंध किससे? मनुष्य से। अर्थात इसने अतीत की घटनाओं के लिए ईश्वर को उत्तरदायी नहीं माना। किसको उत्तरदायी माना? मनुष्य की गतिविधियों को। इसलिए इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसने जो एपिक्स थे उससे इतिहास को अलग कर दिया, और अलग ही नहीं किया, कार्य कारण संबंध भी बताए। हर युद्ध के पीछे उसने कारणों का वर्णन किया। जैसे फारस और यूनान के मध्य में जो युद्ध हो रहे थे, उसके कारण गिनाए कि युद्ध क्यों हो रहा है, राजनीतिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है। तो जो इस प्रकार का वर्णन किया, उससे पहले ऐसा वर्णन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सका था हेरोडोट्स से पहले। इसलिए हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। समझ गए? लेकिन हेरोडोट्स को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे जब हमारा रिसर्च वाला आएगा मामला। लेकिन अभी क्योंकि इतिहास में हम देख तो लें कि इतिहास की जो कहानी शुरू हो रही है, एक्चुअल में उसके पीछे कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य किया है। अगर ये लोग नहीं होते
तो आज एक इतिहास स्वतंत्र विषय ही नहीं होता। इतिहास या तो पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा होता या किसका होता, हिंदी साहित्य का होता। इन लोगों की वजह से ही इतिहास एक अलग विषय के रूप में हमारे सामने आया है। अब एक दूसरे व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति जिसको कहा जाता है कि जिसने वैज्ञानिक इतिहास की नींव रखी, वस्तुनिष्ठ इतिहास की नींव रखी। और वो व्यक्ति कौन थे? बहुत महान इतिहासकार जर्मनी के, जिनका नाम था लियोपोल्ड वॉन रांके। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है वैज्ञानिक अथवा वस्तुनिष्ठ इतिहास का पिता। बहुत बड़ी बात है। जब हम लियोपोल्ड वॉन राके को पढ़ते हैं, ये बहुत आप ढंग से पढ़ोगे। लियोपोल्ड, अभी तो ऐसा लग रहा है कि सर ने पता नहीं क्या नाम ले दिया, लेकिन जब हम इतिहास दर्शन को पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत पढ़ेंगे। लियोपोल्ड, नेबूर क्रांति, बार्थोल्ड निबोर और लियोपोल्ड वॉन राके, जिन्होंने इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। कैसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान? इसकी एक बहुत फेमस लाइन है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, नेट जेआरएफ में भी पूछी गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछी गई। क्या लाइन है वो देखिए। वो लाइन